हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी सीएससी 2024 में हुआ था उसके 51 वाला सेट ए का 51 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बांडों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कथन दो है, यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। दूसरा है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। चौथा है, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बांडों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब कोई देश अपने ऋण पर चूक करता है तो उसके द्वारा जारी किए गए बांडों का मूल्य कम हो जाता है और धारकों को पूर्ण भुगतान मिलने की संभावना कम हो जाती है ना। दूसरा, ये कथन भी सही है, यूएस है ना, यूएसए सरकार का ऋण किसी मूर्त या हार्ड परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। अमेरिकी सरकार के बांडों को विश्वास आधारित प्रतिभूतियां माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनका मूल्य सरकार की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के निवेशकों के विश्वास पर निर्भर करता है। इसलिए इसका कथन क्या होगा? इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं हम, है ना, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 52 क्वेश्चन पे। कथन पहला कथन है इसका, सामूहिक उधार बहु उधारकर्ताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है ना। दूसरा कथन है, सामूहिक ऋण एक नियत राशि एकमुश्त निधि हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था, जिसे हम क्रेडिट लाइन कहते हैं, नहीं हो सकती। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। चौथा है, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है और फर्स्ट सही है। तो इसका ऑप्शन सी, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन विकल्प सी इज राइट वन, है ना। सामूहिक उधार में कई ऋणदाता एक ही उधारकर्ता को ऋण देते हैं। यदि उधारकर्ता चूक करता है तो जोखिम कई ऋणदाताओं के बीच बढ़ जाता है, लेकिन इससे प्रत्येक ऋणदाता के लिए चूक का जोखिम कम नहीं होता है ना। वास्तव में ये जोखिम को बढ़ा सकता है क्योंकि प्रत्येक ऋणदाता को उधारकर्ता की पूर्ण वित्तीय स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं होता है ना। दूसरा कथन गलत है, सामूहिक ऋण एक निश्चित राशि एकमुश्त हो सकती है और ऋण व्यवस्था, जिसे हम क्रेडिट लाइन कहते हैं, भी हो सकती है। क्रेडिट लाइन में उधारकर्ता को एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होती है और वो आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकता है और चुका सकता है। सामूहिक ऋण में क्रेडिट लाइन की व्यवस्था भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसका जो कथन एक सही होगा और कथन दो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय या सोवरेन मुद्रा है। दूसरा कथन है, यह आरबीआई के तुलन पत्र पर देयता के रूप में दिखाई देता है। तीसरा है, ये अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। चौथा है, यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला है केवल एक और दो, दूसरा है केवल एक और तीन, तीसरा है दो और चार केवल, और चौथा है एक दो और चार। तो इसका जो चौथा विकल्प है यही इसका सही आंसर है, एक दो और चार। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि ये अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत नहीं है ना। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आइए इनका देखते हैं हम। पहला कथन सही है, डिजिटल रुपया
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है। ये नकदी का डिजिटल रूप है और देश की मौद्रिक नीति के अनुरूप कार्य करता है। ठीक है, कथन 2 भी सही है ना? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आरबीआई की बैलेंस शीट पर एक देयता के रूप में दर्ज किया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे भौतिक फिजिकल मुद्रा होती है ना, जैसे कोई कैश नोट होता है, वो भी एक लायबिलिटी होती है। सेम टू सेम इसके डिजिटल मुद्रा के रूप में कहा जाता है। तीसरा कथन गलत है। डिजिटल मुद्रा मुद्रास्फीति के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से संरक्षित नहीं है। मुद्रास्फीति मुख्य रूप से मौद्रिक आपूर्ति और मांग के कारण उत्पन्न होती है और डिजिटल रुपए भी नकदी की तरह ही मुद्रास्फीति से प्रभावित हो सकता है। कथन चौथा सही है। सीबीडीसी को वाणिज्यिक बैंक मुद्रा जैसे बैंक डिपॉजिट और नकदी के साथ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय बनाया गया है ताकि इसे लेन देन से आसानी से उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो केवल 1, 2 और 4 ही कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है 54 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपमानों के नाम से जाना जाता है? कौन कौन से गौतम बुद्ध के उपनाम थे? नायपुत्र, शाक्य मुनि, तथागत, है ना? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमको बताना है कौन कौन से इनके उपनाम थे। तो केवल 2 और 3, 1, 2, 3 या उपयुक्त में से कोई भी गौतम बुद्ध का उपनाम नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। कहने का तात्पर्य है कि जो शाक्य मुनि और तथागत ये दोनों गौतम बुद्ध के उपनाम थे, जबकि नायपुत्र किसका नाम था? महावीर स्वामी, है ना? जैन धर्म के जो थे महावीर स्वामी, उनका नायपुत्र उपनाम था और गौतम बुद्ध का उपनाम शाक्य मुनि और तथागत था, है ना? शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है शाक्य वंश के ऋषि। तथागत गौतम बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है कि वो जो सत्य को प्राप्त कर चुका है। नायपुत्र तो महावीर स्वामी का उपनाम था, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, है ना? इसलिए केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, है ना? पुरातात्विक स्थल दिया है, राज्य दिया है और विवरण दिया है। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा व्यापार बंदरगाह शहर। इनामगांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण कालिक स्थल। मंडगु केरल महापाषाण कालिक स्थल। सालिहुंडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर। उपयुक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 1 और 4। ठीक है, तो अब हम इनको देखते हैं कौन सा कहाँ है। चंद्रकेतुगढ़ ये वाला जो लाइन है ये गलत है। कैसे गलत है कि चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में है ना, इसलिए ये गलत है। दूसरा आता है इनामगांव महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण कालिक स्थल है, ये सही है। ठीक है, मंडगु केरल महापाषाण कालिक स्थल है, ये भी सही है। सालीहुंडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा, ये गलत है क्योंकि सालीहुंडम एक सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में एक बौद्ध स्थल है ना, जहाँ स्तूप और विहार पाए जाते हैं, है ना? गुफा मंदिर इस पर नहीं है, शैलकृत गुफा मंदिर यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शंस बी 2 और 3 आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? किसने दी थी? पहला विकल्प है कृष्णदेव राय, दूसरा विकल्प है नरसिंहा सालू, तीसरा है मोहम्मद शाह थर्ड, चौथा है यूसुफ आदिल शाह। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय, है ना? इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। यह अनुमति 1520 ईस्वी में दी गई थी। कब दी गई थी? 1520 ईस्वी में दी गई थी। कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे और उनके साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। ठीक है, अन्य विकल्पों को अगर देखें जैसे नरसिंहा सालू, ये विजयनगर साम्राज्य के सालू वंश के शासक थे, लेकिन पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति इन्होंने नहीं दी थी। मोहम्मद शाह सेकंड ये बहमानी सल्तनत के शासक थे और इनका विजयनगर साम्राज्य से कोई संबंध नहीं था।
यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर सल्तनत के संस्थापक थे और उनका भी विजयनगर साम्राज्य, इनका भी कोई संबंध नहीं था विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है। अब आता है कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्व संग्रहण के रेतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरा है, बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, सी वाला एक और दो दोनों, और डी ना तो एक ना दो। तो इसका ऑप्शन बी केवल दो वाला सही। कहने का तात्पर्य कि जो राजस्व संग्रह की रेतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट नहीं दी गई थी, है ना। जब भी तो आप देखेंगे कि उस समय किसानों को अपने राजस्व चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ा था, है ना, सेठ साहूकारों से ऋण लेना पड़ा था और ये ऋणग्रस्त हो गए थे, है ना। गाँव में एक तरीके से अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। दूसरा कथन सही है। दूसरा कथन कैसे सही है? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के तहत जब सूर्यास्त कानून बनाया गया था, सनसेट लॉ बनाया गया था, कि एक सूर्यास्त कानून बनाया गया था कि एक निश्चित तिथि के अंतर्गत अगर राजस्व इकट्ठा नहीं, राजस्व सरकार के पास नहीं आता तो जो संबंधित जमींदार है उसकी जमींदारी को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। जो जमींदारी को समाप्त कर दिया जाएगा जिस भी जमींदार के पास वो जमीन थी, अगर एक निश्चित समय के अंतर्गत वो राजस्व प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कथन दो सही है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई नीति कथा पेरेम्बल नहीं है। दूसरा, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना दो। तो इसका जो दूसरा कथन है वो सही है, पहला कथन गलत है ना। मतलब उपनिषदों में पेरम्बल होता है और उपनिषदों की जो रचना है वो पुराणों से पहले हुई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं कैसे। उपनिषदों में नीति कथाएं पेरम्बल है। उदाहरण के लिए कंठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच संवाद एक प्रसिद्ध कथा है ना। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच एक प्रसिद्ध संवाद है। कथन दो सही है। उपनिषदों की रचना वेदों के अंतिम भाग के रूप में हुई थी, है ना। उपनिषदों की जो रचना है वेदों के अंतिम भाग के रूप में हुई थी और वो पुराणों से पहले के हैं, है ना। उपनिषदों की रचना 800 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, जबकि पुराणों की रचना 300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व बीच होने का अनुमान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ना। पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, और तीसरा ना तो एक ना दो। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक आंसर वाला, मतलब ऑप्शन ए इसका सही होगा। कहने का तात्पर्य भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य तो है, परंतु किसी भी देश को चावल गेहूं या और कोई सी भी चीजें आयात निर्यात करने के लिए इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना कंपलसरी नहीं है ना। मतलब हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयात निर्यात कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट आता है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? छऊ नृत्य, दूसरा दुर्गा पूजा, तीसरा गरबा नृत्य और चौथा कुंभ मेला। तो इसका सही आंसर है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य 2023 में मानवता की अमूर्त सूची इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया गया है ना, यूनेस्को की। जबकि छऊ, दुर्गा पूजा और कुंभ मेला इसके पहले यूनेस्को की अमूर्त सूची में समाहित हो चुके थे। ठीक है। तो लेटेस्ट में गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित है। ठीक है। इसके अगले वाले जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।